नवाज शरीफ के उयूब गिनवाने में ये हुकूमत 3.5 साल मसरूफ रही है। इमरान खान साहब की अपनी जो बातें ना वो उनको अब काटने को आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना मकबूल साहब, सर जहमत की अज़द माजरत, आप कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, काइंडली उसको वाइंड अप कीजिए, फिर मैं नादिर नबील कबूल साहब के पास जाऊँ। मैं कहता हूँ कि जी कैलकुलेशन का ये हालत 30 साल हुकूमत की है मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, पार्टी ने, वो खुदा के लिए कि उसको कैलकुलेट भी तो कर लें। इस तरह की समरेली स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना ये तो मुनासिब नहीं है। उनके टेन्योर को ज़रा कैलकुलेट कर लें कैसे वो 30 साल बनता है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक प्रैग्मेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए, फैक्ट्स को सामने रख के। सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी वो मुनासिब नहीं है। इसी वजह से हम बार बार गलती करते हैं और अपना मुहासबा खुद नहीं करते। कोई हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं है। सिर्फ लोगों को दुश्मन तराजी, गालियाँ, इल्ज़ाम, ये जो डिक्शन ने आया है। नूरुल आफरीन साहब, आप तो इतने ज़्यादा शुस्ता ज़बान बोलते हैं, आपने डिक्शन कभी देखा है या इस किस्म का? और जो डिक्शन डिवेल्प हो गया है हमारे मुआशरे में, वो कोई अच्छी बात है। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किए जाते हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब इसको बंद होना चाहिए। सीरियसली ये सिर जोड़ के बैठें और ये फैसला करें कि अब वक्त गुजर चुका है, अब दें, किसी और के हवाले करें। जो इलेक्शन में आता है ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आता है उसके हवाले करें, फिर देखेंगे, हो सकता है को बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल पैदा हो। राइट सर। नादिर नबील कबूल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अभी जितनी भी गुफ्तगू आपने सुनी वासिक क़य्यूम साहब से, राना मकबूल साहब से, ख़ुद आपने जो गुफ्तगू की, सर अब तक नुक्ता क्या सामने आया? अभी तक कहाँ गवर्नेंस में फुकतान रहा है पिछले अदवार में और इस एक दौर में? इस एक दौर में जब हम देखते हैं तो हर मर्ज़ की दवा दुरूद शरीफ की तरह हर मसले का हल जो है वो नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी नज़र आते हैं। अभी खान साहब ने भी अपने तर्जुमानों को यही हिदायत की है कि नवाज़ शरीफ का कंधा एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया जाए और पिछले अदवार की उयूब गिनवाए जाएँ। सर पूछना आपसे ये था कि नवाज़ शरीफ के उयूब गिनवाने में ये हुकूमत 3.5 साल मसरूफ़ रही है, बल्कि शद्दोमद से इन्होंने ये काम किया है। लेकिन क्या आपके ख़्याल में यही चूरन, यही मंजन इस वक्त मज़ीद कोई बाय करने के लिए तैयार होगा? कोई भी बेचे, इमरान खान या कोई और? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसिफ साहब। अभी आवाम इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और इतनी ज़्यादा वो देख रही है कि हमें कोई रिलीफ मिले, कोई ज़िंदगी उनकी आसान करे, कि अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते कि जरदारी साहब ने क्या किया या नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया। और अगर साबित किया तो कोर्ट में साबित करो। साबित करना है, कोर्ट में साबित करो। मगर कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की अपनी जो बातें ना वो उनको अब काटने को आ रही है। कौन सी बातें हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है, अगर पेट्रोल का पैसा बढ़ेगा तो समझो जो टैक्स के पैसे हैं वो सीधा प्राइम मिनिस्टर की जेब में जा रहे हैं। तो ये सारी जो बातें ना अब आवाम को याद भी हैं और याद नहीं भी होती। तो आजकल आपको पता है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर वो वीडियोज़ रिप्ले हो जाती हैं और आवाम की जो याद दहानी वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो आवाम अब सिर्फ यही कह रही है कि भाई हमें गैस दे दो ताकि हम अपना सुबह नाश्ता करके घर से निकल सकें, आप हमें रोज़गार दे दो, आप हमें हमारा जो छत है उसको मत छीनो हमसे। जो इन्होंने बड़े बड़े जो फीते काटे हैं और तख्तियाँ लगाई हैं उनसे कुछ भी नहीं होता जब तक असल में ग्रास रूट तक आवाम को जाके फ़ायदा नहीं मिले। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, पता नहीं क्या कौन से स्कीम इन्होंने ब्रांड करके, ब्रांडिंग कंपनी ना बेसिकली पीटीआई, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये ब्रांड्स और मार्केटिंग के जो प्लॉयज़ हैं ये इंट्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में। मगर जब तक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है इनके अपने वज़रा हैं, वो ये चीज़ें मान रहे हैं, इनके अपने एमएनएज़ हैं, वो ये चीज़ें मान रहे हैं। और अभी जो पीटीआई है वो इम्प्लोड कर रही है, मतलब वो अंदर से ही फट रही है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के और अब एक दूसरे की नाअहली एक्सपोज करके ये पार्टी अंदर से ही टूट रही है, अंदर से ही ख़त्म हो रही है। अभी तो अपोजिशन को सिर्फ आखिरी धक्का देने की ज़रूरत है। आई थिंक उसकी अब तैयारी हो रही है कि किस तरह ये मज़ीद और अपने आप को खुद ही कमज़ोर करें ताकि बस अपोजिशन का काम आसान हो जाए और आके इनको एक आखिरी बस वो फूंक मारे और वो दीवार वैसे ही वो रुई की तरह उड़ जाएगी और आवाम सपोर्ट करेगी। आवाम चाह रही है इस वक्त के इस नाअहल हुक्मरानों से उनका जान छूटे ताकि कोई भी आए। अब आवाम, मैं नहीं कहूँगा कि आवाम कह रही है, कोई दूसरा नाअहल चाह रही है, नहीं, आवाम चाह रही है कि कोई ऐसा आ जाए, कोई भी ऐसा शख्स आ जाए या पार्टी आ जाए या गवर्नमेंट आ जाए कि बस वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं आवाम को
वो फराम कर दे, उनकी जो आम ज़िंदगी है, डे टू डे ज़िंदगी है, वो इजी हो जाए। उनको बड़े बड़े वादे कि मैं 200 अरब रुपए IMF के मुंह पे जाके मार दूंगा, और पता नहीं बैरून मुल्क से जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान आके नौकरियां ढूंढेंगे। अच्छा, IMF अपना मुंह लेकर के कई मरतबा आया, लेकिन हर मरतबा हम ही ने कशको लगे कर दिया। IMF ने तो आपको पता है ना पूरा मुल्क अब यरगमाल कर दिया, और उन्होंने दे दिए साइन करके तमाम हमारे जो सर एसेट्स ये हैं तो गिरवी चूरन कर हर दिए। दफ़ा बिकता है, ये हर हुकूमत में ऐसे ही होता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरम वासिक क़य्यूम साहब, सर मेरे सवाल पर काइंडली अगर आप तवज्जो दें तो मैं गुनाहगार जो है वो अपने आप को खुशकिस्मत मैं समझूंगा। तो पूरी तवज्जो से जज्बाती कैफियत के जज्बाती कैफियत वाले साथियों ने इतने इमोशनल बातें की हैं। सर मैं बिल्कुल सुन रहा लॉजिकल था, सवाल बिल्कुल करूंगा, मैं उनको कोई रिस्पॉन्ड इमोशनल सवाल आपसे बिल्कुल नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा खातिर जमा रखिए। जनाब मन मेरे नहीं, मसीहा, आपसे नहीं मैंने कहा, आपसे जी। नहीं कहा, मैं ठीक है सर, ये मुझे बताइएगा वासिक क़य्यूम साहब, ये मुझे बताइए, मेरे मसीहा कहा करते थे कि पाकिस्तान आज भी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन मसीहा की इसी गलत फहमी को अपने जहन से बिल्कुल खुरचते हुए KP में महंगाई की वजह खुद शौकत यूसुफजई साहब ने खुद उसी महंगाई को करार दिया। जब महंगाई है नहीं तो फिर महंगाई से हार कैसे गए आप? अली जैदी साहब ने भी बताया था कि हमारे यहाँ लंदन से कम महंगाई है। हालांकि ये मलका जो फ्रांस थी, ये उसी के बयान से मिलता जुलता था कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें, लेकिन चूंकि अली जैदी साहब मलका नहीं हो सकते, इसलिए हम इसी बात को आगे लेकर के चलते हैं। सर महंगाई तो है नहीं, और वही महंगाई इतना चैलेंजिंग आपकी सूरत आपके सामने आ गई कि उसने आपका जो है वो नान नफका बंद कर दिया KP से। तब्दीली का सफर KP से शुरू हुआ और लगता है कि वहीं वाइंड अप होने जा रहा है। बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ा जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई वाला। लेकिन इतने जहांदीदा आदमी हैं आप सब लोग, और मैं सोचता हूँ कि आप लोग कैसे प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना दुनिया को एक ही जगह पे रख के देख रहे हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी शेक की है, पूरी दुनिया की, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स इकॉनमी। पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस थे, स्पेशली जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड थे, वो सब के सब तबाह हुए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तबाह हुई, इंडस्ट्रीज तबाह हुई। तो आप महंगाई की अगर बात करें तो आई जस्ट हैड माई विजिट इन रशिया, और एज हम लोग वहाँ पर शंघाई स्टेट मेंबर स्टेट की कॉन्फ्रेंस में गए, और मैं हैरान रह गया कि यहाँ से इतना सफ़र करने के बाद मैंने आस्क्ड देम कि यहाँ के सबसे बड़ा इशू और चैलेंज क्या है, तो दे सेड कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। उन्होंने कहा कि ये 25 रूबल से हम $1 था और 75 रूबल पे चले गए। ये तो वो आप बीती है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप यूरोप का जितने आपके अजीज़ो अकारिब रिश्तेदार हैं, आप उनको देखें, वो आपको कह रहे हैं महंगाई है। आपके जितने रिश्तेदार गल्फ़ में, वो आपको बता रहे हैं महंगाई है, क्योंकि गल्फ़ हमारे ज़्यादा करीब लगता है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लोग आते जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि महंगाई का पाकिस्तान को चैलेंज नहीं है, और जहाँ पर आलमी सतह के ऊपर एक नेचुरल क्लैमिटी थी जिसकी वजह से लोगों को देखना पड़ा, ये आ गया, उसमें जो स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए स्मार्ट लॉकडाउन से रिलेटेड और कोरोना से डील करने के लिए, इंटरनेशनल जरीदे के अंदर पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा गया। ये मेरी तो नहीं है, टाइम्स के अंदर एग्जैक्टली नाम याद नहीं, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को हमारे इस कदम को सराहा गया, जहां पर आलमी मालियाती इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान का GDP 1% तक भी नहीं आएगा। वहां पे हमने प्रूव किया कि वी वर अबाउट टू टच 3%। सो हमने रिमार्केबल अचीवमेंट्स रखी हैं पोस्ट कोरोना हालात में भी, और दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंज नाउ। कोरोना की वजह से हर चीज हॉल्ट हो गई थी। उसके तनाजर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को आप ऐसा मत कहें कि कोई यहाँ पर नया काम है, एक कोरोना इधर आया तो सिर्फ हमें देखो। अच्छा, ऑलरेडी आपकी एक शेकिंग इकोनॉमी हो, ऑलरेडी आपकी एक कॉस्मेटिक इकोनॉमी हो, ऑलरेडी करप्शन का इतना जोर। एक छोटी बात, लंबी चौड़ी हम गुफ्तगू करते हैं, फिर करप्शन बीच में आ गई कि इकोनॉमी, जब तक करप्शन एलिमिनेट नहीं होगी आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं मसला हुआ लगता है। पाकिस्तान में 450-500 के लगभग लोग हैं जो रेडी लगाता है, जो दुकान लगाता है, जो बेरोजगार है। उसके नाम पे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया निकला और ये कुल मिला के कई अरबों की मालियत बनती है। ये आपने पैसे डाले, मैंने डाले, किसने डाले पैसे? उन तमाम हुक्मरानों के घरों से पैसे निकल रहे हैं जो लोग आज तक साहिब इख्तिदार रहे। एग्जाम्पल पे जो आपके स्पीकर है सिंध असम्बली के, वो किस फखरिया काम पे उनको नैब के पास जाना पड़ा? मुझे बता देना किस फखरिया काम पे ले जाना पड़ा। पीपल्स पार्टी के दौर में डॉक्टर आसिम का इशू था, किस फखरिया काम पे डॉक्टर आसिम पे 500 अरब का उन्होंने इल्जाम भी लगा और प्रूफ भी हुआ।
लोगों के घरों से अरबों रुपया निकले, लॉन्चों से पैसे जाए, ये लाहौर के रेडी वाले के टीटी हुई हुई उसके 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 अकाउंट से पैसे करोड़ों रुपया निकल रहे हो, फिर आप और में ये सोचें कि यहाँ पर करप्शन है या नहीं है। सर आपका इकोनॉमी नुक्ता अगर आ हमारी गया तो मैं खराब कुछ हो अर्ज गई है, करना दबाव चाहता हूँ आपकी इजाजत से जनाब अमन। सबसे पहली तो आपकी ये गलतफहमी में दूर कर Please, दूं please. कि मेरा कोई रिश्तेदार भी यूरोप में है। सर मैं शदीद लोकल हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार चाचा मामा कोई यूरोप तो दूर की बात है, मैं आपको मतलब मुहावरतन कह कराची रहा से था कि हमारे कराची से हैदराबाद में कोई नहीं है। पहली बात तो ये वजाहत हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं। आपने फरमाया, मेरा सवाल कुछ और था। आपकी मासूमियत को मैं बिल्कुल तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बड़ी इनायत है सर आपकी। इसी ऐप को एक्सेप्ट करने के साथ मैं ये भी बताता चलूँ, आपने सबसे पहले कहा कि करप्शन का एहतसाब, जनाब अमन आपने फरमाया डॉक्टर आसिम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर आसिम को कौन सी जेल में आपने बंद रखा है? डॉक्टर आसिम को फांसी की सज़ा तो खैर कोई नहीं दे सकता, लेकिन डॉक्टर आसिम कौन सी जेल में बंद है इस वक्त? दूसरी बात, सिंध असेंबली के दायरे में रह के जी सर, सदर मुमलिकत का एक इंटरव्यू अपने खुशामदी चैनल पे, खुशामदी एंकर को जो उन्होंने अभी ताज़ा उनकी नौकरी लगवाई है, पीटीआई सोशल ब्रिगेड जो है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, उनकी बाकायदा ट्वीट्स को भी रीट्वीट करती है। कोई खुशामदी हो सकता है चैनल? जी सर आजाद हैं आप लोग। सर आप लोग मुकम्मल तौर पे सर मेरी गुफ्तगू दरम बरम हो जाएगी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए वरना मैं पेशेंस ना खो बैठूं, फिर मामलात इधर उधर हो जाएंगे। मैं ये कहना था कि सदर मुअज्जम ने एक फुल टॉस प्रोग्राम में फुल टॉस एंकर को इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि जब हम लोग इक़्तिदार में आए तो हमने देखा कि ग्रास रूट पे चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और हमारे अंदाजे, मैं इबाहम आमेज़ अंदाज में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डेफिनेट बात कर रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुतलकुल अनान इख्तियारात नहीं थे, जिसकी वजह से इस निज़ाम ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया और हम करप्शन को एलिमिनेट उस तरह नहीं कर सके जिस तरह से हमें करना चाहिए थी। तो यूं आपकी ये हवाई फायरिंग भी धड़म तख्ता हो गई कि करप्शन का एहतसाब। सिंध असम्बली के स्पीकर अभी थोड़े दिनों में देखिएगा ये इंशाअल्लाह ताला इसी गले सड़े निज़ाम की खूबियों और ख़ामियों से मुरस्सा होकर के ये बिल्कुल क्लीन होकर के आकर के दोबारा उसी कुर्सी पे धड़ाम से आके बैठ जाएंगे और फिर मैं देखता हूँ उनका कौन क्या कर सकता है। शुरू दिन से मैं कहता रहा हूँ, मैंने 10 रुपये की शर्त लगाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा 10 रुपये बड़ा कीमती, आज तक कोई नहीं ले सका मुझसे। मैंने शर्त लगाई थी कि नवाज शरीफ को इस मुल्क में किसी के अच्छे खान नहीं रोक सकते और वैसे ही हुआ। मैंने शर्त लगाई थी कि इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल कोई नहीं तोड़ सकता, वैसे ही हुआ। और आज आसिफ अली जरदारी साहब के एतमाद का हाल आप देख सकते हैं। आसिफ अली जरदारी के जब मैंने नाम लिया तो नादिर नबील कबूल साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनके पास जाता हूँ। नादिर नबील कबूल साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं, हवा में कोई काम वो नहीं करते, गीली ज़मीन पर मौलाना फजलुर रहमान की तरह वो भी पैर नहीं धरते। अचानक अपनी सियासी इद्दत से उठ करके और उन्होंने बिल्कुल ची गुवेरा वाले स्टाइल में टार्जन मार का जो है वो एंट्री दी है और वो टर्मिनेटर 5 की तरह से सबको लपेटने के, सबको खा जाने की मुतमन्नी है। ये बगैर आशीर्वाद के ही सब कुछ हुआ है? देखिए अचानक तो नहीं हुआ, उनकी तबीयत 2 साल से तकरीबन 3 साल से थोड़ी नासाज थी, इश्यूज़ थे, अस्पताल भी जाते रहते थे, वो एडमिट भी थे। मैं ख़ुद भी जब उनसे आखिरी दफ़ा मिला था अस्पताल में मिला था और उस वक्त वाकई में अगर आप भी मिलते तो आपको भी अंदाज़ा हो जाता कि तबीयत थोड़ी उनकी नाजुक थी उस वक्त। अभी अल्लाह का शुक्र है ही इज़ रिकवर्ड, काफ़ी बेहतर हो गए पहले से। अभी भी ऑब्वियसली उनकी उम्र भी काफ़ी है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेहतियाब हो गए हैं, मगर ये है कि पहले से अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो इसी वजह से थोड़ी उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और एक्टिविटीज़ के साथ साथ 2-3 जगह पे उन्होंने कुछ सियासी बातें की हैं, तो वो ऑब्वियसली हाईलाइट हुई क्योंकि वो साबका सदर भी हैं, पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, तो उसी वजह से इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई अपना टोन ना पहले चेंज किया था ना अभी चेंज किया है। पहले भी वो यही कहते थे कि जी इमरान खान खुद ही अपने वज़न से गिरेगा। आपको याद होगा 3 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी और वो बात 3 साल बाद साबित हो रही है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम हालांकि अपोजिशन ने कोशिश बड़ी की, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया असेंबली में, वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन सर जरदारी साहब की एक तारीख है, ये तो आप जानते हैं ना। पहले उन्होंने ईंट से ईंट बजाने के एक बयान भी दिया था, एक आजिलाना किस्म का बयान। उसके बाद ईंट से ईंट तो क्या बचती, उनको ही 2 साल तक मुल्क से बाहर जो है वो अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद जब उनकी बीमारी, जिसको वहाँ सऊदी अरब में नौकरी मिल गई थी, उसके बाद फिर वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और वो भी काफ़ी कह सुन करके। ये तो तारीख़ी हकीकत है। अगर आप इससे मुकरना चाहें तो आपको इजाज़त है, उसके बाद फिर मैं वक्फे पे लूँ। नहीं देखिए, वही वाली बात मैं अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने कोई अपना टोन बीच में भी कोई चेंज तो नहीं किया था। अगर बीच में भी अगर हम मिलते थे, जो पार्टी के वर्कर्स या पार्टी के लीडरान उनसे मिलते थे,
तो वो वही बातें करते थे नहीं, बंद कमरों में तो आप मुझे बैठ करके मुगलिजात बके में क्या कर लूंगा आपको। में आ ही नहीं रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। अभी क्योंकि बेहतर हो गई थोड़ी तबीयत, तो इसलिए आ रहे हैं। और आप राइट, देखेंगे ये मज़ीद प्योरली मेडिकल से रिलेटेड एक मामला है। ये नुकता तो क्लियर हुआ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो राना कबूल साहब से कुछ और मौज़ूआत है जिन पर गुफ्तगू करेंगे।